हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेप जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो क्रैश कोर्स है फॉर क्लास 11th रिवीजन, बच्चों धीमे 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 रफ्तार पकड़ता हुआ और आगे बढ़ता हुआ आज बच्चों हम सेंटर ऑफ मास का रिवीजन करने वाले हैं। करें भाई स्टार्ट। नोवा लेक्चर है ना इस कोर्स में, बढ़िया चल रहा है बच्चों। देखो बच्चों, इस कोर्स को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। एक होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। पहला पार्ट होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास, जो अपन सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं ना बच्चों, सेंटर ऑफ। दूसरा पार्ट होता है बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तीसरा पार्ट बच्चों कोलिजन होता है। चौथा पार्ट उसमें थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो टोटल 4 पार्ट में बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन जो है। सो चारों पार्ट को हमें डिवाइड रिवाइज करना है, तो मतलब हम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट मतलब हम हर एक पार्ट को दे पाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ दी सिस्टम ऑफ दी पॉइंट मास के बारे में बात की जाती है। मतलब ना बहुत सारे पॉइंट मास का एक सिस्टम बना दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। देखिए, क्योंकि दिस इज अ वन शॉट रिवीजन सीरीज, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों यहां पे आपको बोला कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे बच्चों आपको ढेर सारे पॉइंट मासेस दे दिए। बोला कि ये कोई पॉइंट मास हो गया m1, ये कोई पॉइंट मास है m2, और ये कोई पॉइंट मास है m3, और भी m4, m5, और एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी कि दिस इज द सिस्टम, दिस इज माय सिस्टम, ठीक है। आपको ऐसे बच्चों बोल दिया। तो सेंटर ऑफ मास इसका कैसे पता करेंगे बच्चों। यहाँ पे एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड द मास मूवमेंट। सबसे पहली टर्म होती है विच इज कॉल्ड द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट बच्चों हमेशा किसी ना किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड किया जाता है। ओरिजिन वगैरह डिफाइन करना पड़ता है बच्चों मास मूवमेंट डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो मास मूवमेंट इज द फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे डिफाइन होती है। अगर इस सिस्टम का मास मूवमेंट लिखूं ना बच्चों, इसको जेड वेक्टर से डिनोट किया जाता है। m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है बच्चों सिस्टम का मास मूवमेंट। सारे पॉइंट मासेस के बच्चों पोजीशन वेक्टर होंगे। इसका पोजीशन वेक्टर होगा, दूसरे वाले का भी बच्चों पोजीशन वेक्टर होगा, इस तीसरे वाले का भी बच्चों कुछ पोजीशन वेक्टर होगा m3 का, एंड सो ऑन बच्चों। इनके पोजीशन वेक्टर इस तरीके से यहां पे कुछ डिफाइन हो रखे होंगे। m4 का पोजीशन वेक्टर होगा, सो r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, एंड r4 वेक्टर। ये बच्चों इनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों मास मूवमेंट डिफाइन होगा। अब आप चाहते हो इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि देखिए जी, मैं ये चाहता हूं कि इसका जो पूरा मास है मैं उसको एक पॉइंट पे कहां रखा हुआ मानूं कि वो अकेला पॉइंट मास एक तरीके से इस पूरे सिस्टम की मोशन को रिप्रेजेंट करे और इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दे। तो आप ये कहोगे कि देखिए जी, जो इस सिस्टम का मास मूवमेंट है वो उस अकेले पॉइंट मास का मास मूवमेंट होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आपने यहां पे बच्चों एक ऐसा पॉइंट माना, ये वाला पॉइंट बोला कि मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पे आप पूरे मास को एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो। ये वाला वो पॉइंट हो गया, इसको बोल देते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, उसको बोल देते हैं आरसीएम, और यहां पे आप पूरा का पूरा सिस्टम का मास रखा हुआ कंसीडर कर रहे होगे। तो इस अकेले पॉइंट पे पूरा पॉइंट मास रख देना और वो पूरे सिस्टम के की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, तो मतलब उस अकेले पॉइंट मास का जो मास मूवमेंट होना चाहिए सिस्टम के मास मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। तो जेड जो होगा बच्चों इन दैट केस टोटल मास इनटू आरसीएम वेक्टर के बराबर हो जाएगा। टोटल मास को अपन लिख सकते हैं m1 प्लस m2 एंड सो ऑन इनटू आरसीएम के बराबर। आपने कहा कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जेड ये हो गया। अब जेड को अगर बच्चों अगर ऊपर वाले दोनों को बराबर कंपेयर कर दो तो बच्चों आरसीएम तुम्हारे पास आ जाएगा यहां से, आरसीएम इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास आरसीएम। ये होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये बच्चों दोनों के मास मूवमेंट को कंपेयर करके आता है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से तुम्हें बोलूं कि अगर मुझे एक्ससीएम लिखना है, सबका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, m1 x1 m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2 प्लस का m3 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर तुम्हें लिखना है बच्चों इसका YCM ZCM तो बच्चों सेम तरीके से आ जाएगा, ठीक है।
उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो XCM, YCM, ZCM सब कुछ बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बच्चों जस्ट एक तुम्हें आइडिया देने के लिए, वो सेंटर ऑफ मास की जो पुरानी याद थी ना उनको तरोताजा करने के लिए ये मैंने सारा के सारा बताया है। अब इससे तो क्या ही मतलब इतना ऐसे तो वैसे वैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि पॉइंट मासेस दे दिए, उनके कोऑर्डिनेट दे दिए, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो XCM, YCM, ZCM तीनों पता करके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता लग जाएगी। और जिस भी पॉइंट से डिस्टेंस पूछे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर लोगे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेंटर ऑफ मास का है बच्चों, वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसमें बच्चों जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनता है, जिसको मैं बोलूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कॉन्सेप्ट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट मास सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को याद भी आ गया होगा। तो ये देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानता हूं मैं इस वाले पार्ट में ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सो अगर 2 पॉइंट मास का एक सिस्टम दे रखा है बच्चों, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। सो मतलब मान लो एक पॉइंट मास बच्चों आपको ये दे रखा है, ठीक है, और इसी का एक क्लोन बना लेते हैं। एक ये हो गया बच्चों, 2 पॉइंट मास हो गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज d, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बच्चों अपन को d के बराबर दे रखा है। एक मास ये m2 हो गया बच्चों, ये m1 हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, तो कैसे पता करोगे तुम। हाँ भाई, कैसे पता करोगे इसका सेंटर ऑफ मास, कोई बताएगा बच्चों। अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला याद भी ना रहे ना, अगर तुम सब कुछ भूल जाओ, तो एक काम करना कि मैं इस चीज को पता है क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि इन एनी इमरजेंसी यू वुड बी एबल टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है वो इमरजेंसी वाला फंडा, हमेशा अपनी मर्जी से एक जगह पे ओरिजिन मान लेना। अपनी मर्जी से अगर कुछ ना दे रखा हो ना, एक जगह पे ओरिजिन मान लेना, एक एक्स एक्सिस मान लेना, एक वाई एक्सिस मान लेना, ठीक है, सिंपल सा। अब क्या करना बच्चों कि इस जगह के कोऑर्डिनेट लिख लेना, 0,0 हमने ओरिजिन माना ना यहाँ पे, और इस जगह के कोऑर्डिनेट लिख लेना बच्चों d,0, ठीक है, ओके। अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिख देना बच्चों, XCM इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस का m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। तो XCM आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे ना, वो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप ये कह सकते हो कि सर यहां से इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को बोल देना बच्चों d1, ठीक है, और इस डिस्टेंस को बोल देना बच्चों d2। और ये बच्चों आ गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास आ गया। तो आप ये बोलोगे कि देखिए जी, इस वाले मास से d1 डिस्टेंस, उस वाले से d2 डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो d1 आया ना बच्चों, d1 ये डिस्टेंस, वो आया उधर वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2, ठीक है। ये आएगा बच्चों d1, उधर वाला मास इनटू दिस। और जो बच्चों d2 आया ना, वो आएगा m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। लो भाई, तो d1 और d2 बच्चों हमारे पास दोनों के दोनों आगे। ऐसे ये ध्यान रखना बच्चों। तो जब आप m1 से डिस्टेंस लिख रहे हो, तो दैट मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है। जब इधर वाले से लिख रहे हो बच्चों, ये आपके लिए बड़े काम का है। अच्छा, कई बार ट्रायंगुलर फ्रेम बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स तो दे दिए बच्चों, तो आप उसको भी कर लोगे, बड़े आराम से हो जाएगा बच्चों सॉल्व। तो ये बच्चों 2 पॉइंट मास वाला मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो मास मूवमेंट होता है ना, वो 0 होता है। तो बच्चों याद रखना, सिस्टम का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेड वेक्टर ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये बच्चों 0 आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट कभी पूछ लिया जाए, जेई मेन वालों ने अगर मान लो कभी रिसर्च कर ली और थोड़ा बहुत वो इधर इसकी डेप्थ में चले गए कि ये आता कहां से बच्चों, ठीक है। तो कभी भी रिसर्च में कर ली अगर उन्होंने ना, मान के चलो कि, तो उन्होंने वो उनका पता है क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछ डालेंगे कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसके अबाउट मास मूवमेंट ऑफ द सिस्टम 0 आता है, तो वो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी होती है कि a point about which the mass movement of the system is 0, क्योंकि मास मूवमेंट बच्चों हमेशा किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। तो ये वो पॉइंट होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे मास मूवमेंट ऑफ द सिस्टम बच्चों 0 के बराबर आता है। सो ये बच्चों मुझे लगता है कि इस वाले पार्ट से, पॉइंट मास वाले पार्ट से, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम जो है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कुछ चीजों के जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है बच्चों जो हमें याद होने चाहिए, जैसे रॉड का, मतलब जो सिमेट्रिक बॉडी होती है ना बच्चों, उनका तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आ जाएगा यूनिफॉर्म रॉड का,
नॉन यूनिफॉर्म का क्या आएगा वो डेराइव करवा देता हूं मैं तुम्हें। अच्छा, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर आ जाएगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर आ जाएगा, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर आ जाएगा, लेकिन हाफ डिस्क का कहां आएगा, क्वार्टर डिस्क का कहां आएगा, हाफ रिंग का कहां पे आएगा, हाफ स्फीयर का कहां पे आएगा, हॉलो स्फीयर और ये सारे के सारे कौन, इनके सेंटर ऑफ मास बच्चों अपन को मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस मैं आप लोगों को क्या करवा दूंगा बच्चों, रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, सो एक वेरिएबल रॉड का और बाद बाकी इनके सबके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट वगैरह मैं बता देता हूं। सेंटर ऑफ मास बच्चों एक तरीके से पहला वाला जो पोर्शन है वो हमारा हो जाएगा खत्म, क्योंकि हमें उसके तो बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाद बाकी तो बच्चों एक कैविटी वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट होते ही बच्चों ये सेंटर ऑफ मास का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड पहले ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक रॉड दे रखी है जिसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों को पता करना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, टॉपिक तो काफी बड़ा है बच्चों ना ये। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। सो मान लीजिए बच्चों एक रॉड यहाँ पे आपको ये गिवन था इंफॉर्मेशन के, देखिए जी इस रॉड के इस वाले एंड से x डिस्टेंस पे, यहाँ पे आपको x इक्वल टू 0 बोल दिया, एट एनी x जो लैम्डा है दैट इज गिवन एज लैम्डा नॉट x की पावर n। ठीक है, और ये x इक्वल टू l हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो गई बच्चों। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट पता करना है तो बच्चों क्या करते हैं, हम इस रॉड को बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस में ब्रेक कर लेते हैं। इसका डीएम कितना हो जाएगा बच्चों, डीएम हो जाएगा लैम्डा यहाँ का विच इज लैम्डा नॉट x की पावर n। ये हमारे पास बच्चों डीएम आ गया। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो इंटीग्रेशन x डीएम के बराबर आएगा, नहीं आएगा? आपने कहा बिल्कुल सही बात है, यही होता है बच्चों फॉर्मूला। वैसे x1 m1 x2 m2 एंड सो ऑन करते थे ना अपन, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों हमारे पास आ जाएगा x लैम्डा नॉट, एक मिनट ना गलती कर दी, डिवाइड भी तो होगा m1 प्लस m2 मतलब dm के सम से। अब कोई गलती से इसको dm को काट मत देना, ठीक है। तो xm आ जाता है बच्चों इंटीग्रेशन x लैम्डा नॉट x की पावर n dx डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट x की पावर n dx। ठीक है, ये आ गया बच्चों, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कट जाएगा, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक, तो xm आ जाएगा बच्चों हमारे पास x, एक तरीके से लिमिट भी रख देते हैं, l की पावर n प्लस का 2 डिवाइड बाई n प्लस का 2, l की पावर n प्लस का 1 डिवाइड बाई n प्लस का 1, n प्लस का 1 डिवाइड बाई n प्लस का 2 इंटू l। ठीक है, सो दिस विल बी दी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों इसको याद रखना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो मैं कहूंगा याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह फंसेगा तो तुम कर लोगे इसको। जब रॉड यूनिफॉर्म होगी बच्चों तो ये n की वैल्यू 0 आएगी, n की वैल्यू 0 रखोगे l/2 आ जाएगा मिड पॉइंट पे। लैम्डा नॉट x अगर हुआ तो n की वैल्यू 1 रख देना, 2l/3 आ जाएगा। अच्छा तुम एक चीज देख रहे हो, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो ना तुम, सेंटर ऑफ मास बच्चों उधर की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, उधर की तरफ चलता जा रहा है। मैक्सिमम कहां तक जाएगा बच्चों, n की वैल्यू 0 पे l/2 था, तो इसका बच्चों एक बार ग्राफ पूछ लिया था AIEEE वालों ने ना, तो ये ग्राफ पता है कहां से स्टार्ट होता है इसका बच्चों, l/2 से स्टार्ट होता है, l पे जाके खत्म हो जाता है, ऐसा ग्राफ आ जाता है बच्चों इसका। अच्छा आप बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चला कि ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता है? तो वो यहाँ पर तुम इसको ना डिफरेंशिएट करके, ये जो फॉर्मूला है ना n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके n की वैल्यू 0 रख देना इसमें ना, तो ये n के साथ है, ये वेरिएशन है इसका, ये n की वैल्यू इसके साथ वेरिएशन है, n बहुत बड़ा हो जाएगा तो बच्चों ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये XCM, तो ये बच्चों इसका रॉड वाला केस है, इसको ध्यान में रखना, ये ऐसे करके आता है बच्चों ग्राफ इसका, तो ये काम की चीज है बच्चों। ठीक है, तो रॉड का हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास। इनके तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं तुम्हारे लिए ना, ताकि तुम्हारे रिवीजन हो जाए। हाफ रिंग, कोई बताओ बच्चों y कोऑर्डिनेट कितना होता है इसका? हाफ डिस्क, और क्या होता है? हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड
हेमीस्फेयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन। बताओ बच्चों के सेंट्रोमास के वाई कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे, जिसको जो जो याद है बताते जाओ। अच्छा मैं सबको ओनली वाई कोऑर्डिनेट में मतलब ऐसे मान रहा हूं कि वाई कोऑर्डिनेट पे आ रहा है सेंट्रोमास है ना, सबको ऐसे रख रहा हूं। तो ये याद रखने बच्चों अपन को ना, पहला हाफ रिंग आता है 2r डिवाइड बाई पाई पे, ये आता है बच्चों 4r डिवाइड बाई 3 पाई पे। हॉलो हेमिस्फीयर का कितने पे आता है बच्चों, 3r डिवाइड बाई 8 पे, नहीं r बाई 2 पे। ये आता है 3r डिवाइड बाई 8 पे। हॉलो कोन का कितने पे आता है, h डिवाइड बाई 3 पे, और ये आता है h डिवाइड बाई 4 पे। ठीक है, ये सेंट्रोमास बच्चों आप सब लोगों को याद रहने चाहिए, h बाई 3, h बाई 4, 3r बाई 8, r बाई 2 एंड सो ऑन। कैविटी वाला केस बच्चों एक अल्टीमेट केस होता है, इसमें उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रोमास इन केस ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ कैविटी। अब कैविटी वाले केस दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, और एक होता है बच्चों 3 डायमेंशनल के लिए। मैं तो तुम्हें सबके लिए एक साथ ही करवा दे रहा हूं, ठीक है। सो सपोज करो ये एक, अब फिर भी ठीक है, ठीक है। तो कैविटी बनेगी बच्चों ना हमारे पास। अब देखो बच्चों, यहां पे एक तो एक्स एक्सिस डिफाइन कर लेना, एक वाई एक्सिस डिफाइन कर लेना। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जिधर कैविटी बनाओगे ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ सिमेट्री से उसके दूसरी तरफ भाग जाएगा। मतलब एक तरीके से ये समझो, तुमने इधर कैविटी बनाई ना, तो इसका पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे था, पूरा था, तो यहाँ पे बीचों बीच में। तुमने अगर इधर कैविटी बनाई ना बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा, एक तरीके से अगर तुम इधर भी एक कैविटी बना दो ना बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ का मास तो तुमने हटा दिया, लेकिन एक तरफ का नहीं हटाया, इसलिए सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सब? तो जब भी बच्चों कहीं से भी मास हटाओगे ना, सेंटर ऑफ मास उसका अपोजिट भागेगा। तो एक बात मुझे पक्का पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, रिमेनिंग पोर्शन का, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, ये फंडा लगाना बच्चों हमेशा ना, हम रिमेनिंग पोर्शन का बच्चों इधर होगा, ठीक है। अच्छा, इस रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड, जो मास रिमूव किया है ना बच्चों, उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अब एक काम करना कि ऐसा सिस्टम कंसीडर करना बच्चों कि ये जो पूरा मास है ना, ये पूरा होता, तो ये होगा बच्चों m ऑफ द कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट होता ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पे होता, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट, पूरे का जो सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों, कहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा। तो आप ये कहना कि देखो ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पूरा मास और यहां पे नेगेटिव मास। तो आप इसको कॉम्बिनेशन को पता है कैसे बोल सकते हो, कैपिटल एम यहां रखना, यहां पे माइनस का स्मॉल एम रखना, और इसका कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना बच्चों, यहां पे आ जाएगा एम ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। तो बस लगा दो बच्चों फंडा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग जो आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 0 माइनस का स्मॉल एम इंटू उधर वाला डिस्टेंस क्या है, कुछ दे रखा होगा डी के बराबर, दैट डिवाइड बाई कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम। ये बच्चों यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस मेथड ऑन दिस। हाँ, अब कैपिटल एम और स्मॉल एम लिखने के लिए बच्चों, अगर ये एक प्लेनर बॉडी है बच्चों, तो सिग्मा इंटू पाई आर इसको लिख दोगे। तो जैसे अगर प्लेनर ऑब्जेक्ट है, मतलब ना ये कोई शीट है, तो कैपिटल एम हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू पाई आर का स्क्वायर, और ये स्मॉल एम हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये स्फीयर है तो फिर डेंसिटी डिफाइन होगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और उस छोटे वाले पोर्शन के लिए रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कर लोगे बच्चों इसको सॉल्व? हाँ भाई, ये वाली कैविटी वाला केस समझ में आ गया तुम्हें?
तो कैविटी वाला केस बच्चों यहां से उसका निस्तारण हो जाएगा। यह बच्चों बिल्कुल सिंपल सा फंडा कैविटी वाले का, सेंटर ऑफ मास इन द केस ऑफ द कैविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ कैविटी होगा। तो बच्चों ये है सेंटर ऑफ मास का पहला पार्ट विच इज डन। ठीक है, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट इन 25 मिनट। अब आते हैं बच्चों कौन से वाले पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे, विच इज कॉल्ड द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, विच इज द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या होता है बच्चों, देखो ये हमारे पास होता है आरसीएम, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर m1। अच्छा, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर लो, m1 r1 वेक्टर प्लस का m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा m इंटू VCM वेक्टर, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन, और इसी को लिख देते हैं सिस्टम का मोमेंटम p सिस्टम। अगर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो बन जाता है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, m1 a1 वेक्टर, m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन, और यही होता है बच्चों dp सिस्टम डिवाइड बाई dt के बराबर। ठीक है, dp सिस्टम डिवाइड बाई dt के बराबर। बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, दैट ओनली चेंजेस दी, मतलब उसी की वजह से बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। सो अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है ना वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बच्चों तभी कंजर्व होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। क्या बच्चों एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? हाँ जी, बताना मेरे को, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से क्लियर कर दो। सो मुझे बताओ कि मान लो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सो एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों? 0। ठीक है, तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या एनर्जी कंजर्व रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है क्या उस केस में? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अच्छा, एक चीज ये बोलना कि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, और एक चीज ये बोलना कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या आप इनमें डिफरेंस समझ रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तब तो 0 ऑटोमेटिकली हो ही गया, है ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है तो 0 हो गया। एक्सटर्नल फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट 0 है। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? तो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी आ सकती है बच्चों? इंटरनल फोर्सेस की वजह से बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। अगर तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम याद हो ना तो तुम ये बोलोगे कि सर आपने ये बताया था वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई इंटरनल इज इक्वल टू डेल्टा के। आई डिड नॉट से कि मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोला मैंने बोला इंटरनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी। सो इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी। वर्क, इंटरनल फोर्सेस वर्क, इंटरनल फोर्सेस वर्क might change काइनेटिक एनर्जी। सो कोई तुम्हें बोले ना कि जी एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट 0 है तो क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? अब बोलना देखो जी एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आप बोलोगे सर लीनियर मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी को कोई लेना देना? देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एक एम मास दूसरा एम मास छोड़ दिया आपने, they attract each other, this is your system, there is no external force, आपने रिलीज कर दिया तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? 0। बट बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस देयर काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स 0 होने के बावजूद भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बच्चों। सो इंटरनल फोर्सेस वर्क माइट चेंज द काइनेटिक एनर्जी, और ये सारा के सारा बच्चा आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बच्चों इस तरीके से डिफाइन होगा, दिस 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 दिस। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ठीक है,
ओके, और इसमें कुछ काम की चीज, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखे हैं तो सेंटर ऑफ मास का पता कर सकते हो, वेलोसिटी दे रखी तो ऐसे। बच्चों जो अगर कभी भी कोई पूछे ना कि व्हाट इज द सिस्टम का मोमेंटम, तो याद रखना बच्चों, अगर तुमसे कोई सिस्टम का मोमेंटम पूछे ना बच्चों, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो पी सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट। कोई तुमसे बोले नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिख देना m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो इफ, वो तो मैंने बता दिया ना बच्चों, कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल तो बता ही दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं आप लोगों को ना, मतलब अब इस वाले पार्ट में थोड़े से ना क्वेश्चन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए एक, आप लोगों ने किया भी होगा, याद भी आ जाएगा आपको ना क्वेश्चन जो है क्या है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग पुली सिस्टम दे रखा है बच्चों अपन को ना, ये बच्चों एक अरेंजमेंट दे रखा है 2 पॉइंट मासेस का, एक का मास बच्चों m दे रखा है, एक का n इंटू एम के बराबर दे रखा है, a एंड b, सेंटर ऑफ मास ऑफ a प्लस b एज अ सिस्टम, ठीक है। अच्छा, बाद बाकी जो बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करने वाले वो तो तुम कर लोगे यार। अगर तुम्हें कोई बोले कि एक m1 मास है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, दूसरे की दे रखी है, बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन दे रखे हैं दोनों के, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, अरे वो फॉर्मूले तो लगा ही लोगे ना। अरे m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये तो लगा लोगे रे, या नहीं लगाओगे? लगा लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। करे भाई, बात करें इसके बारे में। कैसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व? इसमें बच्चों एक तो नेट फोर्स वाले से भी हो जाएगा ये ना, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पता है, एक तो डायरेक्ट हो जाएगा। तुम्हें ये पता है इधर mg लग रहा होगा, इधर n mg के बराबर लग रहा होगा, और ये 4m इंटू nm इंटू g m प्लस nm के बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। इसमें जो टेंशन होती है, अगर तुमने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया, क्या ये सब एक्सटर्नल है, टेंशन वेंशन तो इंटरनल हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, mg प्लस का n, mg माइनस का 4n m स्क्वायर g, m 1 प्लस का n डिवाइड बाई m 1 प्लस का n। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऊपर से m एक कॉमन ले लो, यहां से एक m काट दो, g कॉमन ले लो बच्चों, 1 प्लस n का होल स्क्वायर 4n, 1 प्लस n का होल स्क्वायर। अगर आप ऊपर वाले को देखो ना तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा होगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख रहा, तुम लोगों ने उस मेथड से सॉल्व किया होगा शायद a1 और a2 फाइंड करके, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो g n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 1 का स्क्वायर, यही आ रहा ना तुम्हारा। तुम इसका a1 और a2 का एक्सेलरेशन पता करके m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई, तो दिस विल बी द आंसर, सेंटर ऑफ मास का। अब आते हैं बच्चों इंपल्स वाले पार्ट पे, ठीक। इंपल्स होता है बच्चों एक तरीके से, इंपल्स लगा के आप किसी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकते हो, इंपल्स बाय फोर्स, ठीक है, इंपल्स बाय द फोर्स। इंपल्स लगा के बच्चों आप किसी भी सिस्टम का क्या कर सकते हो, मोमेंटम चेंज कर सकते हो। सो किसी भी बॉडी पे आपने इंपल्स लगा दी आई वेक्टर, तो बच्चों ये आई वेक्टर जो है ना, इसका पी फाइनल वेक्टर माइनस का पी इनिशियल वेक्टर के बराबर होगा, ये ध्यान रखना, डेल्टा पी के बराबर होता है बच्चों ना इंपल्स। अच्छा, डेल्टा पी वेक्टर जो होता है ना, वो तुम्हें पता है कि एफ वेक्टर मतलब एफ डी टी के बराबर होता है, एक लाइन में बात कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा पी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है, ठीक है। तो कभी भी बच्चों फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो ना, तो चेंज इन मोमेंटम इंटीग्रेशन पता करके कर लेना, या फिर एरिया अंडर एफ वर्सेस टी गिव्स अस डेल्टा पी, ठीक है। और यह इंपल्स आ जाएगा तुम्हारे पास ना, तो इंपल्स लगा के बच्चों किसी भी का मोमेंटम आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। इंपल्स के तो बच्चों अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं, सबसे ज्यादा इसमें कोलिजन में आता है काम। इंपल्स लगा के रस्सी वाले केसेस होते हैं, दो पार्टिकल बंधे हुए हैं, आपने इंपल्स लगा दी है, कुछ भी कर दिया, तो वो सारे के सारे केसेस। अगर आपको याद हो, एक बॉल ऐसे रखी रहती थी और फिर उससे एक और बॉल यहाँ पर रखी रहती थी, ये डिस्टेंस एल के बराबर होता था, रस्सी की लेंथ 2l होती थी बच्चों, m मास, इसको v नॉट वेलोसिटी दे दी। जैसे ये रस्सी सीधी होती थी तो क्या होता था बच्चों, एक तो वेलोसिटी इसकी इधर हो जाती थी, अच्छा ये l है, ये 2l है, तो ये 30 डिग्री हो जाता था। v नॉट के तो कंपोनेंट हो जाते हैं बच्चों, ये 60 होगा और v नॉट बाई 2 और √3 v नॉट बाई 2। तो अब क्या होता है, ये रस्सी इस पे, अब रस्सी की लेंथ
सेम रहे, इसलिए फिर ये क्या करेंगे, इन दिस डायरेक्शन दे बोथ मूव टुगेदर, √3 v0/4, √3 v0/4, बट इसके पास एक इधर वेलोसिटी और होती है v0/2 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है बच्चों, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंपल्स लगा के बच्चों रस्सी क्या करती है, इन दोनों को अलोंग द लेंथ सेम वेलोसिटी से चलाएगी, इंपल्स लगा के तुरंत वो रुका हुआ चलना चालू कर देगा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व कर दिया बच्चों इधर की तरफ मैंने ना, वैसे क्योंकि रस्सी जो है इंटरनल फोर्स है, इसका और इसका दोनों का लीनियर मोमेंटम मैंने इधर की तरफ कंजर्व कर डाला, इधर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो इसके पास इधर वाला मोमेंटम तो चेंज किया ही नहीं। और कौन से केस होते हैं बच्चों, दो ब्लॉक है, ठीक है, ये भी इंपल्स वाले केस होते हैं बच्चों, एक ये हो गया, एक ब्लॉक बच्चों ये हो गया। अब इनके बीच में रस्सी बंधी हुई है ऐसे, मान लो 2m मास का है, ये m मास का है, आपने इसको मान लो v0 वेलोसिटी दे दी और इसको भी दे दी v0 वेलोसिटी, दोनों को दे दी बच्चों, ठीक है। फाइंड देयर वेलोसिटी व्हेन, क्वेश्चन ही बना लेते हैं इसको, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड impulse of tension on mass m when string gets tight, ठीक है बच्चों। तो जब रस्सी टाइट होगी ना बच्चों, उस टाइम पे इंपल्स कितना लगाया होगा रस्सी ने, दैट आल्सो वी हैव टू फाइंड। अच्छा, इंपल्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है बच्चों, रस्सी इंपल्स को ट्रांसफर कर देती है उसको। रस्सी में क्या होता है, रस्सी के दोनों एंड पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो जब रस्सी में टेंशन आता है ना, तो दोनों एंड पे बराबर ही होता है। एक एंड पे अगर इधर की तरफ टेंशन है तो दूसरे पे इधर की तरफ होगा, मतलब एक एंड पे ऑब्जेक्ट रस्सी के, तो उस पे टेंशन इधर लग रहा होगा तो इस पे इधर लग रहा होगा, मतलब रस्सी ऐसे फोर्स लगा रही होगी। तो अगर एक पे मोमेंटम चेंज इधर आया तो दूसरे पे इधर आएगा। बताओ बच्चों जल्दी से इसका क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इनमें भी क्या लगाते हैं अपन ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों एक तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। आप बोलोगे कि सर इसका सिस्टम का ना मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है। इसको अगर सिस्टम मान लिया जाए तो रस्सी इंटरनल हो जाएगी, तो मोमेंटम लिखोगे 2m v0 माइनस का m v0, ये मोमेंटम है। और दोनों जब रस्सी टाइट हो जाएगी तो दोनों एक साथ चल रहे होंगे, और टोटल मास 3m हो जाएगा और स्पीड v हो जाएगी, तो v इक्वल टू बच्चों v0/3 के बराबर आ जाएगा, v इक्वल टू v0/3 के बराबर आ गया। अब जैसे इस वाले मास के बारे में बात करते हैं, इधर वाली डायरेक्शन बच्चों मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं, तो मैं पता है इंपल्स ऑन a, इसको अगर मैं a बोल दूं, इसको b बोल दे रहा हूं, वो होगी बच्चों डेल्टा p के बराबर, मतलब p फाइनल माइनस का p इनिशियल के बराबर। p फाइनल बच्चों उधर की तरफ जाने लगा है, m v0/3 माइनस का इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव था, माइनस का m v0 के बराबर। तो बच्चों इंपल्स ऑन a जो होगा ना, वो बेसिकली 4m v0/3 के बराबर होगा। इंपल्स ऑन a पे इंपल्स इतना लगेगा, तुम इस पे भी चेक करोगे तो इस पे भी, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। इंपल्स समझ में आया बच्चों, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स बस मोमेंटम का चेंज। देखते हैं जिस बॉडी पे भी अपन को बात करनी है, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दो पार्ट कंप्लीट हुए बच्चों। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे बच्चों। थर्ड वाला पार्ट होता है कोलिजन वाला पार्ट। अच्छा देखो बच्चों, कोलिजन में दो तरीके के कोलिजन होते हैं, हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन अगर तुम्हें आ गया ना, तो ऑब्लिक तो बच्चों वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन में अगर तुम्हें डायरेक्शन पता है कि कैसे कैसे टक्कर हो रही है, तब तो तुम्हें उसको हेड ऑन में तोड़ लेना होता है, और नहीं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से काम हो जाता है उसका। लेट्स टॉक अबाउट दी हेड ऑन कोलिजन। सो हम अभी हेड ऑन कोलिजन के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं, ठीक है। हेड ऑन, सो यहां पे ये एक बॉल जो है इससे हेड ऑन कोलाइड कर रही है। हेड ऑन का मतलब होता है बच्चों, कोलाइडिंग बॉडीज की वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक ही लाइन के अलोंग रहे, और उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। और इसको बच्चों कॉमन नॉर्मल से अपन पता कर सकते हैं कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग आ जाती है लाइन ऑफ इंपैक्ट, वहां से हम इसको पता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो बच्चों ये दो बॉडी है, ये आई इधर v1 वेलोसिटी से, मान लो ये आ रही है इधर v2 वेलोसिटी से, और दोनों टकरा गई, m1 इसका मास है, m2 बच्चों इसका मास है। ये इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन के अलोंग मूव कर रही है। तो जब ये टकराएंगी ना, तो इन पर जो फोर्स लगेगा ना, वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल बताया कि नॉर्मल इनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लगेगा, मतलब जो भी इंपल्स इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, वो इसी लाइन में होंगे, तो मोमेंटम चेंज इसी लाइन में रहेगा। तो वेलोसिटी बच्चों इस लाइन के बाहर तो जा ही नहीं सकती, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बच्चों ये एक ही लाइन में मूव कर रहे होंगे, इसलिए बच्चों इस कोलिजन को बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। और कौन सा एग्जांपल होता है हेड ऑन कोलिजन का, आपने किसी पत्थर को ऊपर से गिराया या बॉल को ऊपर से गिराया, वो गई और ऊपर आ गई, दिस इज आल्सो हेड ऑन कोलिजन। दीवार में तुमने कोई चीज दीवार से सीधे ऐसे टक्कर करवाई, हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक होता है बच्चों कि टक्कर के बाद और टक्कर के पहले वेलोसिटी की लाइन चेंज हो जाए, जैसे कोई बॉल ऐसे टप्पा खाने के बाद इधर चली गई, दैट इज द ऑब्लिक कोलिजन। जैसे ये दो बॉडी आ रही थी ऐसे करके, टक्कर के बाद ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो ये लाइन चेंज अगर होगी ना, लाइन को छोड़ गई अगर,
तो उसे बोलते हैं बच्चों ऑब्लिक कोलिजन। बच्चों अगर फाइनाइट मास है, ध्यान रखना फाइनाइट मास है बच्चों, तो एक तो और नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। एक तो हम इक्वेशन ना इसको कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन लगाते हैं बच्चों E, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब जैसे इसमें अप्रोच वेलोसिटी तो मैं बता देता हूं तुम्हें, ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है, तो v1 प्लस का v2 हो जाएगा। अब सेपरेशन कैसे लिखूंगा मैं? तो सेपरेशन बच्चों इस बात पर डिपेंड करती है कि तुमने क्या माना है। आफ्टर कोलिजन तुमने क्या कंसीडर किया है? तो आफ्टर कोलिजन मैंने मान लिया ये इधर गया और ये इधर गया, अपन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे भी मान सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हो जाएगी ना बच्चों, v1 डैश प्लस का v2 डैश हो जाएगी, और E की इक्वेशन लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। E जो होता है बच्चों, इसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। E की वैल्यू बच्चों 1 होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, E की वैल्यू बच्चों लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होती है इनइलास्टिक के लिए, E की वैल्यू 0 होती है बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक। हेड ऑन कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये सब कुछ बच्चों सारा का सारा यहां से ऐसे आ जाएगा। सेम मास होने पर वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी इलास्टिक कोलिजन में, ये ध्यान रखना, इलास्टिक होना चाहिए कोलिजन। सेम मास होने पे वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। अच्छा, फाइनाइट मास अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो जो हैवी मास है ना, या दीवार है या ग्राउंड है, उसकी वेलोसिटी इफेक्ट नहीं होगी, फिर बस E की इक्वेशन लगा के आप काम खत्म हो जाएगा। सो जब भी ऐसा टक्कर होगा ना बच्चों, ग्राउंड से टक्कर हुआ या कहीं पे ऐसा टक्कर हुआ, इन दैट केस जैसे ये है, तो अगर मान लो टक्कर ऐसे हुई, ठीक है, अब पता है ग्राउंड है, तो यहाँ पे बच्चों जो आफ्टर कोलिजन ना, ये बॉडी जो है रिबाउंड करेगी, E टाइम्स V से रिबाउंड करेगी, अगर V0 से आगे टकराई थी, या दीवार का केस हो बच्चों तो यही बनेगा। ठीक है, इसमें बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ E की इक्वेशन से काम चल जाएगा। टाइप ऑफ कोलिजन अगर तुम्हें दे रखा है तो उससे काम बन जाएगा। अच्छा, कई बार बच्चों ये सरफेस मूव कर रहा होता है ये वाला, तो फिर तुम्हें वो E की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, देन यू विल सॉल्व दिस। जल्दबाजी मत करना बच्चों, ठीक है। आइडेंटिकल बॉडीज अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर रही है तो देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। अब बात करते हैं बच्चों ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। सो बेसिकली कोलिजन में बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और E का इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना दोनों बॉडीज की, उसका लॉस हो जाता है इनइलास्टिक कोलिजन में, और परफेक्टली इनइलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होता है। पूरी लॉस होगी या नहीं होगी डिपेंड करेगा कि मोमेंटम क्या था। बाद में मोमेंटम है तो बच्चों बॉडीज तो चल रही होंगी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज चिपक जाती है। इनइलास्टिक में बच्चों डिफॉर्मेशन हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन तो होता है, लेकिन बाद में वो पूरा रिगेन कर लेती है बॉडी, उसका रिफॉर्मेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बच्चों इलास्टिक कोलिजन, और उसमें एनर्जी का लॉस बाद, मतलब नेट लॉस नहीं होता, बाद में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों ऑब्लिक कोलिजन पे। देखो बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन में या तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता है, मान लो ये दो बॉडी थी, ठीक है, तो जैसे अगर तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें ज्योमेट्री वगैरह यूज करनी पड़ रही है तुम्हें, ये ऐसे आ रही थी V1 एंड V2, तो बच्चों इसमें पता है क्या करना है, इसको तोड़ लेना। कैसे इसको तोड़ना बच्चों? ऐसे तोड़ लेना। क्या किया मैंने, ये है बच्चों कॉमन नॉर्मल, ठीक है, ये इनकी कॉमन नॉर्मल है, इसी को बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये ध्यान रखना बच्चों, दोनों बॉडीज स्मूथ होनी चाहिए। तो इनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर लेना बच्चों। इसका कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी के भी तो कंपोनेंट कर लेना इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा बच्चों। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये V1 cos थीटा, ये V1 sin थीटा, ये V2 cos थीटा, V2 sin थीटा, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि एक तो E की इक्वेशन लगा देना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन मान लेना इसकी, ये ऐसे जाने लगा V2 डैश से, तो ये इधर जाने लगा V1 डैश से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V1 डैश प्लस V2 डैश डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V1 cos थीटा प्लस का V2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस विल रिमेन अनअफेक्टेड।
रिमेन सेम, ये सेम रहेगा, इसके पास भी ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। तो ऐसे केसेस में बच्चों मोशन को तोड़ लेना है तुम्हें अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट और उसके परपेंडिकुलर एंड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट बच्चों आप हेड ऑन कोलिजन वाला फंडा लगा देना। जैसे ये अगर ये तिरछी आ रही होती तो आप लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन ले लेते, एक ये और एक ये, इधर वाली मोशन अफेक्ट नहीं होगी, इधर वाली पे यही फंडा लग जाएगा, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन बच्चों ये होता है। अब आते हैं बच्चों अपन वेरिएबल मास सिस्टम पे। वेरिएबल मास सिस्टम बच्चों, ठीक है। वेरिएबल मास सिस्टम में बच्चों दो केस बनते हैं। केस वन, मास इज ejecting from the system. Case 2, mass is being added, ठीक है। mass is being ejected from the system, mass is being added to the system, ठीक है। इसमें बच्चों जो थ्रस्ट फोर्स होता है ना, माइनस का भी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी के बराबर होता है, ऑपोजिट टू वी रिलेटिव। ये जो वी रिलेटिव होता है बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम होती है। मास ऐड हो रहा होता है तो थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो वी रिलेटिव डीएम बाई डी के बराबर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, जैसे वाटर जेट जाके दीवार से टकराया तो रो ए बी स्क्वायर के बराबर फोर्स लगाएगा। अगर वाटर जेट ऐसे जा रहा है फिर ऐसे 90 डिग्री पे बेंड हो गया तो उस पाइप के ऊपर रो ए बी स्क्वायर, तो जब ये ऐसे टकरा रहा है तो रुकने के लिए लगाएगा इधर, फिर इधर जा रहा है तो रो ए बी स्क्वायर पीछे की तरफ लगेगा, रूट टू रो ए बी स्क्वायर। मैंने आपको इसको पढ़ाया होगा। ओके, सो हो गया बच्चों ये तुम्हारा। अब बच्चों रोटेशन को मैं दो पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊंगा। एक पार्ट में पढ़ाने का मतलब है उसके साथ अन्याय करना, ठीक है।